जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अनुभा मुंजारे ने दिया कांग्रेस में जाने के संकेत, आधिकारिक घोषणा बाकी। अटकलों पर लगा पूर्ण विराम, कमलनाथ से मुलाकात का किया खुलासा। जनता की मांग पर लड़ेगी बालाघाट विधानसभा से चुनाव। ट्रक की टक्कर से इलाज करवाने हॉस्पिटल आ रहे मां बेटे की हुई मौत। लवादा टोल प्लाजा के आगे हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। मां बेटे की एक साथ अर्थी उठने से पूरे ग्राम में शोक की लहर व्याप्त। खैलांजी थाना अंतर्गत सीवन घाट में युवती के आत्महत्या करने के मामले में आया नया मोड़। ग्रामीणों ने युवती की हत्या किए जाने का लगाया आरोप। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग। लालबर्रा के कपड़ा व्यवसायी के मकान में हुई चोरी की वारदात। अज्ञात चोरों ने 12 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात व नगद राशि लेकर हुए फरार। ₹7 करोड़ की लागत से बन रहे हॉकी मैदान में सामने आई गैलरी की खामी। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब्स के द्वारा की गई थी गैलरी निर्माण को लेकर शिकायत सही पाए जाने पर अब पुनः गैलरी का किया जाएगा निर्माण। बगदर्रा बलवा कांड में एक ही परिवार के पति पत्नी, बेटे और भाई सहित 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा। कटंगी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम तिरोड़ी में खवासा रोड पर बोलेरो वाहन रोड किनारे पलटने से एक वृद्धा सहित 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। 15 मार्च को एक बोलेरो में आधा दर्जन लोग तिरोड़ी शासकीय अस्पताल इलाज करवाने आए थे और इलाज करवाने के बाद 11 बजे करीब सभी लोग बोलेरो से ही ग्राम खपड़िया लौट रहे थे। तभी तिरोड़ी में ही खवासा रोड पर बोलेरो का स्टीयरिंग फेल हो जाने से बोलेरो रोड किनारे पलट गई। इस दुर्घटना में सनियाबाई अणमाचे, संतोष अणमाचे, धनेन्द्र वट्टी घायल हो गए। धनेश वट्टी को इस दुर्घटना में भी गंभीर चोटें आने से वह बेहोश हो गया था। सभी घायलों को कटंगी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। बुधवार को नगर के केसर प्लाजा परिसर में उस वक्त हंगामा मच गया जब केसर प्लाजा के समीप खाली प्लाटों में उगी झाड़ियों में अचानक आग लग गई। जहां अज्ञात कारणों के चलते खाली प्लाट की झाड़ियों में लगी इस आग ने कुछ ही देर में अपना रौद्र रूप धारण कर लिया, जिसे धीरे धीरे घरों और दुकानों के समीप पहुंचता देख लोग सख्ते में आ गए, जिन्होंने पहले तो स्वयं अपने स्तर से आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोग उस आग पर काबू पाने में कामयाब नहीं हो पाए, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल ही बालाघाट नगर पालिका के फायर ब्रिगेड टीम को दी। जहां आगजनी की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर के अमले ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उस आग पर काबू पाया। आपको बताया कि बुधवार की दोपहर करीब 3 बजे केसर प्लाजा के समीप जिस खाली प्लाट में झाड़ी में आग लगी थी, वह आग धीरे धीरे प्लाट से लगे घने मकानों और दुकानों की तरफ बढ़ रही थी। वहीं प्लाट के ऊपर से हाई टेंशन विद्युत तार भी गया था। बताया जा रहा है कि यदि समय रहते इस आग पर काबू नहीं पाया गया होता तो यह आग प्लाट से लगे घने मकानों और दुकानों को भी अपने आगोश में ले लेती, जिससे स्थानीय लोगों को भारी जानमाल का नुकसान उठाना पड़ता। समय रहते ही नगर पालिका के दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाकर स्थानीय लोगों को राहत पहुंचाई। प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों पर शिकायतों का निराकरण न करने का गंभीर आरोप लगाते हुए जनपद पंचायत लांजी क्षेत्र के ग्राम पंचायत बापड़ी के सरपंच खेमराज मच्छिर के ने 24 मार्च से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। जहां अपनी इस चेतावनी को मूल रूप देने के लिए उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में शिकायत पत्र सौंपकर तत्काल समस्या का निराकरण के लिए गुहार लगाई, जिन्होंने उनकी 16 सूत्रीय शिकायत पत्र जिला प्रशासन को सौंपते हुए प्रशासन को 9 दिनों की मोहलत दी है, जहां उन्होंने 9 दिनों में उनकी सभी 16 सूत्रीय शिकायतों की जांच कर मामले का निराकरण किए जाने की गुहार लगाई। सर मेरी 15 मांगे हैं। मुख्य शिकायत मुख्य मेरी मांग ये है कि मेरी शासकीय भूमि जो है
वो अतिक्रमण उसका हटाया जाए। शासकीय भूमि में जितने अतिक्रमण किया गया है उनको वहाँ से हटा के उनके ऊपर में दंडात्मक कार्रवाई की जाए। कितने शासकीय भूमि जिसके अतिक्रमण है? मेरे यहाँ पे करीबन 75 एकड़ के आसपास मेरी भूमि है जो शासकीय भूमि है गाँव में, और वो भूमि में लोगों का अतिक्रमण किया हुआ है। ये नहीं कि 70 एकड़ में पूरा ही अतिक्रमण, कुछ भागों में जो उनके खेतों से लगा हुआ है उन भागों में अतिक्रमण है। दूसरी बात ये है कि रोड पे जो लोग कूड़ा करकट डालते हैं, गांव में गंदगी फैलाते हैं, तो हमारी सरकार कहती है कि हम गांव को साफ़ सुथरा बनाना, स्वच्छ बनाना है, तो हम उस पर अगर काम करने के लिए जाते हैं तो लोगों से वाद विवाद होता है, लोग मारने पर खड़े हो जाते हैं। इतना विरोध करते हैं लोग कि हमको ये चीज़ को हटाना नहीं आता। तो सरपंच अपने दम पे, अपने स्तर पे जब वो हटा नहीं सकता, तब जाके प्रशासनिक स्तर पे शासन प्रशासन से मांग करता है कि आप मेरी शिकायत के ऊपर कार्रवाई आप करें ताकि मेरा गांव साफ सुथरा और स्वच्छ बने। खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सीवन घाट में 14 मार्च की सुबह संदिग्ध अवस्था में 19 वर्षीय युवती उमेश्वरी पिता शुक्राम राउत का शव पुलिस के द्वारा उसके घर के कमरे से बरामद किया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा देर शाम 7 बजे तक आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर बालाघाट से पहुंची मेडिकल टीम के द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया गया था। जिसके बाद परिजनों व ग्रामीण युवती का शव लेकर सीवन घाट अपने घर पहुंचे थे, जहां युवती की हत्या किए जाने की बात कहते हुए आक्रोशित होकर शव का अंतिम संस्कार न करते हुए उसे घर में रखकर धरना प्रदर्शन कर दिया गया। इस दौरान थाना प्रभारी के द्वारा ग्रामीणों को समझाइश देने का हर संभव प्रयास किया गया। करीब 20 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के बाद ग्रामीण, परिजन व रिश्तेदार लगातार पुलिस प्रशासन के समझाइश व उचित कार्रवाई किए जाने के आश्वासन बाद दोपहर करीब 3 बजे धरना प्रदर्शन समाप्त कर युवती के अंतिम संस्कार के लिए जाने के लिए तैयार हुए। धरना प्रदर्शन समाप्त होने के बाद सभी लोग अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए, तो वहीं युवती के शव को लेकर मोक्षधाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने अंतिम संस्कार करना प्रारंभ किया। तभी उपस्थित जनों ने उक्त विषय पर गंभीरता से विचार विमर्श करते हुए कहा कि यदि युवती को अग्नि देते हैं तो समूल नष्ट हो जाएगा। ऐसे में यदि कल जांच को लेकर पुनः पोस्टमार्टम कराने की बात आती है तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए सर्वसम्मति से युवती के पार्थिव शव को मिट्टी देने का निर्णय लेकर कफन दफन किया गया। आपको बता दें कि मृतिका ओमेश्वरी पिता शुक्राम राउत उम्र 19 वर्ष अपने घर में अपने छोटे भाई बहन और दादा दादी के साथ रहती थी। माता पिता नागपुर में मजदूरी का काम करते हैं। मृतिका और उसकी छोटी बहन रामेश्वरी दोनों का विवाह तय हो चुका था, जिनका अप्रैल महीने में विवाह होना था, जिसके दादा और भाई 13 मार्च को रिश्तेदारी के विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे। इस दौरान घर में दोनों बहनें और दादी थी। इस दौरान सभी रात्रि में भोजन कर सो गए, जिसके बाद 14 मार्च की सुबह मृतिका उमेश्वरी की दादी शयनबाई राउत सोकर उठी तो उन्होंने कमरे में गई तो देखा कि पलंग पर रखा गया था वह निकेश चौधरी था। पास की दीवार में चिपककर ओमेश्वरी राउत की लाश फांसी पर लटकी हुई थी, जिसके बाद वह घर से बाहर लोगों को बताने के लिए गई। इतनी देर में मृतिका की छोटी बहन रामेश्वरी राउत उसके कमरे में आई तो उसने देखा कि निकेश चौधरी और उसके माता पिता उसकी बहन को फांसी के फंदे से उतारकर पलंग पर लिटा रहे थे, जिन्होंने उसे 500 रुपये देकर मुंह बंद रखने के लिए भी कहा। उक्त घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें मृतिका का शव उसके कमरे में पलंग से बरामद कर मामले में आवश्यक कार्रवाई कर शव परिजनों को सौंपकर मामले में मर्ग कायम कर जाँच प्रारंभ कर दी गई। जिसके बाद परिवार वालों ने हत्या किए जाने की बात कहते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए धरना प्रदर्शन कर दिया। इसका गला दबा रही थी उसका माँ। नहीं इसीलिए गला दबा रही है उसको। नहीं वैसा देखो तीनों के इसलिए ले गए भाई, जबकि कोई आदमी अगर वहाँ कोई घटना घटी तो सबसे पहले तो पुलिस को संदेहास्पद तो जिसमें डाउट होता है वही तो पुलिस वो करती है। नहीं, उसमें कोई विसरा जब्ती का नहीं दिखा रहा है, रिकॉर्डिंग का नहीं दिखा रहा है, कुछ नहीं। तो अगर क्लियर नहीं होता कि डेथ कैसे हुई तब विसरा जब्ती। एक बात होती है कि ये भाई जब कब्जे करने जा रहे थे आधे रास्ते में तभी फोन भी आया कि 2 लाख रुपए लो और समझौता कर लो। देखिए अभी चलिए, अब कल सर ने विचार किया। आइए जगह देखिए, आइए। कई परिचित वकील साहब होंगे आपके। नहीं है, वकील है, आप सब किसी है। वकील साहब से पूछ लीजिए कि ये प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रॉपर प्रोसीजर तुमको फॉलो है। पूरा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई है और वो सोया यहाँ लड़का। हाँ लड़का सोया यहाँ। वो आया किधर से? लड़की अभी बता रही है वो अपनी वो दादी के साथ में बगल में खटिया है, वहाँ पे सोई है। इधर ये बंद रहता था वो।
पूरी उल्टी है। वो पत्रकार से कितने हाइट पे, अगर उसकी हाइट देखेंगे और लड़की की हाइट और फंदे की हाइट तो ये टच हो गए। नहीं इसीलिए वैसा एफएसएल टीम आई थी सर। देखा था तिले भैया मी हाका देवाली आली त्या पोरीले, तर ती पोरीले ना फाशी लागून गेली ती उठायला आलो फाशी लागून गेली ती आणि तो दारू पिऊन येथे निघाला होता। कौन? हा घरवाला। क्या नाम है? निकेश चौधरी। त्याईनं येथे निघाला, त्याच्या बाप माय आली ना त्या पोराला उठवून नेला, तिची फाशी सोडला, तिला इथे जेवून दिला आणि त्याला उठवून आपल्या घरी नेला, कवाडा बंद करून दिला न गाय। तो फिर आपने इसकी जानकारी किस किस को दी? मग मी जानकारी या भाषेला एखादीकडे मरद माने आमच्या कोणी नव्हते, शेतीला गेलते तर या मामाले बोलवून आणलो का मामाजी अशी बात झाली, फाशी लागून गेली ना, तो घरी माहिती नाही। लड़की की अभी शादी भी थी बोलते हैं? हो शादी होवायची होती, मेरी शादी अभी शादी दोन्ही बहिणीची शादी, चौथे महीने में। दोन्ही बहिणीची। हो येते मी जेवून दिला बाजीवर आणि आपल्या पोराला नेला, कवडा बंद करून दिला न बस। सबसे पहले किसने देखा? मी देखलो, फाशी लागली तर मी देखलो। आप नहीं देखे? प्रतिका की बहन भी है सर? बहन भी है, बहन भी है। ती पोरीनं देखलं ते भी आहे ना। मामला ऐसा है, मैं जब आई थी रूम में तो ये लोग कैसा, मैं इस चीज़ से आई थी क्योंकि इनको मैंने देख ली थी इधर से आके। किसको? इनके हस्बैंड को ना वाइफ को। क्या नाम? नाम है उनका नहीं, गजानन चौधरी, दुर्गा चौधरी और निकेश चौधरी। इन लोगों को मैंने देख ली थी आते हुए। मैंने सोची ये मेरे बहन के रूम में क्यों आए, तो मैं भी आ गई इधर सीधा। मेरी दादी ने मतलब उनको उठाई ऐसे, मीना समझ के उठाई, और मेरी बहन तो जबकि फांसी लटके ऐसी थी, इनको नहीं दिखा। मीना को उठाई, मीना उठ, सुबह हो गई काम करने चल। तो ये देख रही तो वो लड़का सोया था, मेरी दादी देख के वो चाचा को लोग बुलाने चली गई, और मैं आई तो ये लोग मेरे बहन को निकाल के यहाँ पर सुला रहे थे। लड़का कौन था वो? लड़का निकेश चौधरी था। निकेश चौधरी हाँ। था। और उतार कौन? उतारा मतलब वो निकेश चौधरी ने यहाँ से रस्सी खोला है, और उसके माँ बाप ने उसकी माँ ने ऐसी पकड़ी है और फिर दोनों ने लेटा है। और मैं आई तो पूरी शॉक्ड हो गई थी अपनी बहन को देख के, ना मैं बोल पाती थी ना चल पाती थी। उसके बाद उसने बिस्तर उठाई, एक 500 रुपये है, 500 रुपये मिले, एक घड़ी मिली, एक गुटखा मिला, 2 मोबाइल थे, एक मोबाइल बड़ा था, एक मोबाइल छोटा था। उसके बाद उन्होंने मेरे को धक्का दिए थे, निकेश चौधरी ने मेरे को धक्का दिया है, और दुर्गा चौधरी ने मेरे मुंह को दबाई है। मुंह को दबाने के बाद मेरे को एक पैसे दे, ले बोलती पैसे और चुप रहे बोलती है तू, और उसने अपने लड़का का हाथ पकड़ी और निकल गई। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ मेरे बहन को इंसाफ मिले, वो सब लोग जेल में जाए। अगर से मेरे बहन को इंसाफ नहीं मिला, वो लड़का खुला रह गया तो कल लड़की को और नुकसान पहुँचाएगा। वैसे वो लड़की के बाद वो लड़का एक वैसा है तो दूसरा लड़का भी वैसा बनेगा। तो गुलाब ठाकरे, अपना ओमकार राउत, क्या नाम तुम्हारा? हाँ, योगेश सेंद्रे और जयराम है ना, जयराम, 4 लोग आए। बोले भाऊ ऐसा ऐसा हो गया, बोले लड़की मर गई, बोले आए, बोले और वो लड़का बोले खटिया पे सोया हुआ था, बोले उसने उसकी माँ ने उसको उठा के ले गई। बोले अब कैसा करोगे, करना चाहिए। तो मैंने बोला रिपोर्ट करो, मैंने बोला इसके बारे में। फिर मेरी बात सुन करके रिपोर्ट भी करने भी गए। फिर रिपोर्ट गए उस करने के बाद में, उसके बाद में फिर मेरे को रामपाली पहुंच गए थे जहाँ तक के। उसके बाद में मुझे परिवार का चौधरी परिवार का जीवन चौधरी आया मेरे पास में। बाबा बोलता समझौता हो सकता है क्या? मतलब समझौता कैसा हो गया यार, मैंने इतना बड़ा काम हो गया। मैंने बोला समझौता कैसा होगा? मैंने बोला नहीं, बोले कुछ हो सकता है। तो बोले, मैंने बोला नहीं यार, मैं नहीं बता सकता हूँ इसके बारे में। मैंने बोला गुलाब ठाकरे के साथ में गया है, फिर गुलाबों को लगाया फ़ोन मैंने। मतलब वो बोले क्यों समझौता हो सकता है क्या? वो कैसा समझौता हो जाएगा? मैंने बोला बात तो सही है, समझौता कैसा हो जाएगा? मैंने बोला इतना कांड हुआ है, बस इतनी बात हुई, उसके बाद में कुछ नहीं। समझौता कि आपने इनको बताया, इनके परिवार के लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी खबर? परिवार के लोगों ने बताया, मैंने गुलाब को बताया। गुलाब मतलब एक प्रकार से ये है कि जो
घटनास्थल जाके हमने देखे, सब लोगों ने देखे, वो फांसी लगने वाली जगह नहीं है। और वो पड़ोस का आदमी उसके कमरे में क्या कर रहा था, वहाँ क्यों सोया था? बगल में फांसी लगी है और वहाँ सोया है, बगल में लोहे की पलंग है, लगा ही हुआ है एकदम। ये पूरा हत्या का मामला है। और पुलिस के आने से पहले ही जो है फंदे से बॉडी को नीचे उतार लिया गया। एक प्रकार से वो हत्या को भी छुपाने का प्रयास है। और उसकी छोटी बहन को भी ऐसा गला दबाना, आवाज़ दबाना, पैसे देकर मुंह बंद करना, मतलब उसको भी मारने की साजिश हो सकती थी। ये एक प्रकार से हत्या का मामला है। इसमें हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, आरोपियों को इसमें जो है सजा हो। ये परिजनों के कथन ले रहे हैं अभी, और परिजनों के बताए अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है। और जो संदेही है उनको राउंड अप किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। कितने आरोपी है? अभी तो 3 लोगों को राउंड अप किया है। सर, जब लाश मिली थी तो लाश को जो है उतार लिया गया था, नीचे पलंग पे मिली थी उन लोगों को, तो उसी के आधार पे आगे हम जांच कर रहे हैं। जांच कमेटी का कुछ है, कोई प्रथम दृष्टा आया होगा सर कुछ मामलों में? पीएम रिपोर्ट जो है अभी प्राप्त करना है हम लोगों को, और पीएम जो है टीम के द्वारा किया गया है, महिला डॉक्टर भी शामिल थी उसमें, तो उसके आधार पे आगे कार्रवाई करेंगे। सर, क्या जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं जब तक कि आप कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं। पीएम रिपोर्ट के आधार पे अन्य धारा बढ़ाएंगे हम लोग उसमें। अच्छा, क्या लगता है आपको कि क्या न्याय मिलेगा कोर्ट? नहीं, बिल्कुल न्याय मिलेगा। महिला व बाल विकास विभाग परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी अपनी प्रमुख मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इस हड़ताल में जिले भर के अलग अलग संघों से जुड़े आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल हो चुके। यहाँ प्रदेशव्यापी हड़ताल बालाघाट सहित अन्य जिलों में भी शुरू की गई। इसका असर जिले में संचालित कई योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ेगा। इसमें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना भी शामिल है, जिसे लेकर इन दिनों युद्ध स्तर पर सर्वे कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों, पर्यवेक्षकों व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से लाडली बहना योजना के अलावा लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना प्रभावित होगी। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली पोषण आहार, बच्चों की पढ़ाई जैसे अन्य कार्यों पर असर पड़ेगा। आपने देखा होगा पिछले मार्च 2022 16 मार्च से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे थे। 45 दिन हमारी हड़ताल हुई। हमें माननीय मंत्री जी के द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया था उनके खुद के लेटर पैड पे, जिसका हमने बेसब्री से इंतजार किया। आश्वासन हमारे लिए आश्वासन ही रह गया। फिर उसके बाद पुनः हम लोग रैली ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को चेतावनी देते आए। जैसा कि पिछले मार्च 3 तारीख को हम लोगों ने एक अल्टीमेटम दिया था कि हम पुनः अब चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारी 10 से 14 मार्च तक मांगों को नहीं माना गया तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बाध्य हैं। लालबरा मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर बालाघाट रोड पर स्थित ग्राम पंचायत लवादा के टोल प्लाजा के आगे 15 मार्च को 11 बजे अज्ञात ट्रक की टक्कर से बाइक में सवार मां बेटे की मौत हो गई। पुलिस जांच में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुरझड़ कौड़िया निवासी 32 वर्षीय विजेंद्र नकपुरे अपनी मां 57 वर्षीय सतवंती नकपुरे को तबीयत खराब होने पर इलाज करवाने के लिए 15 मार्च को प्रातः 11 बजे मोटरसाइकिल से बालाघाट लेकर आ रहा था। तभी लवादा टोल प्लाजा के आगे लालबरा की ओर से आ रहे ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें महिला सतवंती नकपुरे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं विजेंद्र नकपुरे गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय उपचार के लिए लेकर आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में भी उसकी मौत हो गई। इस सड़क दुर्घटना में मां बेटे दोनों की मौत हो चुकी है और पुलिस ने उस ट्रक को जब्त कर लिया है और मामले को जांच में लिया है। आपको बता दें कि मुरझड़ निवासी 32 वर्षीय विजेंद्र पिता दुर्गाजी नकपुरे खेती किसानी करता है। 15 मार्च को प्रातः 11 बजे अपनी मां का उपचार करवाने के लिए वह बालाघाट लेकर जा रहा था। इसी दौरान लवादा टोल प्लाजा के आगे ट्रक चालक ने बाइक को पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी और फरार हो गया। इस सड़क हादसे में मां बेटे दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक विजेंद्र नकपुरे 2 भाई है, जिसमें एक भाई अलग रहता है। वह विजेंद्र के साथ माँ बाप, पत्नी व 1.5 वर्ष का बेटा है और खेती किसानी व मजदूरी कर वह परिवार का पालन पोषण करता था। परंतु सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो जाने से परिवार को गहरा हृदयाघात पहुंचा है और घटना के बाद से परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत होने व एक साथ मां बेटे की अर्थी उठने व अंतिम संस्कार के दौरान हर किसी की आंखें नम हो गई और ग्राम में शोक की लहर व्याप्त हो गई।
तो अभी जो ये घटना घटी कौन लगती है आपकी? मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर। और साथ में कौन था इनके? भांजा था। तो कैसे क्या घटना हुई, कहाँ की बात है ये जानकारी लगी कि लवादा के पास की घटना। कैसे हुआ हादसा? ट्रक और मोटरसाइकिल के टक्कर से एक्सीडेंट। क्या ट्रक सामने से आ रहा था, क्या था? बालाघाट जा रहा था मेरी सिस्टर का इलाज कराने के लिए। तो आपको जानकारी कब लगी? मेरे को जानकारी ददिया वाले बोगचे भैया के माध्यम से लगी। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंकने वाली रामगढ़ की महारानी रानी अवंतीबाई का 20 मार्च को देश भर में शहादत दिवस मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर के इस शहादत दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाने और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाने को लेकर बुधवार को नगर के सर्किट हाउस में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस पत्रकार वार्ता में महारानी अवंतीबाई के शहादत दिवस को भव्य रूप से मनाने और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाने को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली प्रथम लड़ाई जो लड़ी गई थी, आप सभी जानते हैं 1857 को लड़ी गई थी। और इस लड़ाई को लड़ने वाली हमारे देश की महानायिका, 2 महानायिकाएं हैं, जैसा कि मैं हमेशा उनका सम्मान के साथ नाम लेती हूँ। एक झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई और दूसरी रामगढ़ की रानी महारानी अवंतीबाई। बड़े गर्व की बात है कि महारानी अवंतीबाई ने देश की आज़ादी के लिए अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करते हुए अंग्रेजों से लोहा लिया था, अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया था और उन्होंने इस लड़ाई को बहादुरी के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो 20 मार्च को उन्होंने वीर गति को की प्राप्ति की थी। तो 20 मार्च को हम लोग ये शौर्य दिवस के रूप में इस दिवस को मनाते हैं और बहुत ही उमंग के साथ मनाते हैं। कहते हैं कि जो शहीद होता है उसकी शहादत पे आंसू नहीं बहाना चाहिए। लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत अमूली के वार्ड नंबर 20 थाने के पीछे निवासरत कपड़ा व्यवसायी विनोद जैन के मकान में 14 मार्च की दोपहर 12 से रात 8:30 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने 12 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात व 20,000 रुपए नकदी राशि की चोरी कर फरार हो गए। नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत अमूली के वार्ड नंबर 20 थाने के पीछे निवासरत कपड़ा व्यवसायी विनोद जैन के मकान में 14 मार्च को दोपहर 12 बजे से रात 8:30 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने 12 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात व 20,000 रुपए नकदी राशि की चोरी कर वह फरार हो गए। कपड़ा व्यवसायी के घर 12 लाख रुपए चोरी होने की घटना की जानकारी लगने के बाद रात 11:30 बजे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर, एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और डॉग स्क्वाड व फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स के द्वारा जांच कर साक्ष्य एकत्रित किए गए। पुलिस ने अपराधी विनोद जैन की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 453-380 के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया है। बताया जा रहा है कि कपड़ा व्यवसायी विनोद जैन 14 मार्च को दोपहर 12 बजे मकान में ताला लगाकर परिवार के अन्य सदस्यों को बालाघाट में छोड़कर वाराणसी पेशी में गया था और रात करीब 9 बजे वाराणसी से अपने घर आया तो देखा कि कमरे का दरवाजा का ताला टूटा हुआ दिखाई दिया। अलमारी का सामान अस्त व्यस्त फैला हुआ था। इस तरह अज्ञात चोरों ने अलमारी में रखे 12 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात व नकदी राशि लेकर फरार हो गए। इस तरह अज्ञात चोरों ने सूनेपन का फायदा उठाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की वारदात ये 12:30 से 9:45 साढ़े 8 के आसपास हुई है चोरी। उस दौरान कहाँ थे आप? उस दौरान मैं यहाँ से कोर्ट में मेरा परिसर में वाराणसी में मेरा मैंने लड़की का बयान था। तो घर पे कुछ ऐसा कोई नहीं थे यहाँ पे? घर पे हम 3 जन थे, बाकी सब परिवार बालाघाट में था और हम यहाँ से कोर्ट में मेरा जैसे वाराणसी गए थे आप तो उस समय बंद करके गए थे? हाँ, यहाँ 12:30 के आसपास में निकला था यहाँ से, घर से बंद करके। तो इसी दौरान सुनेपन में हाँ, ये घर सुना रह गया, कोई नहीं था। तो परिवार सहित हम बालाघाट एसपी के ऑफिस गए थे, वहाँ से हम परिसर में आलय वाराणसी गए। विनोद जैन की बात मत करिए आप। लालवाड़ा में जितनी भी बड़ी बड़ी चोरियां हुई, कोई भी चोरी आज तक नहीं पकड़ाई। पुलिस प्रशासन से मैं ये अपेक्षा करना चाहूँगा कि ये चोरी कम से कम पकड़ें और उनका माल उनको वापस दिलाएं। जैसे थाने के पीछे घटना की वारदात हुई है और समय जो बताया जा रहा है कि दोपहर के अन्य शाम के समय घटना है, तो क्या लगता है? इससे लगता है कि लालवाड़ा के ही चोर हैं और कोई ना कोई व्यक्ति लालवाड़ा से मिला हुआ है।
निर्माणाधीन मकान में कार्य कर रहे एक मिस्त्री विद्युत करंट की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गए, जिसे स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उस मिस्त्री को बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। विद्युत करंट से झुलसे मिस्त्री का नाम वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर निवासी 20 वर्षीय दुर्गेश पिता ओमकार सरवारी बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदिरा नगर निवासी दुर्गेश मिस्त्री है, जो निर्माणाधीन मकान में लोहे बांधने का काम करता है। बताया जा रहा है कि बुधवार को दुर्गेश विवेक ज्योति स्कूल के पास बन रहे एक निजी मकान में लोहा बांधने का कार्य करने के लिए गया था, जो निर्माणाधीन मकान के स्लैब में चढ़कर लोहा बांधने का काम कर रहा था। तभी वह मकान के ऊपर से गुजर रही 11 केवी विद्युत तार के संपर्क में आ गया, जहाँ विद्युत तार के संपर्क में आने से उसे करंट लग गया और वह बुरी तरह झुलस गया। उधर मामले की खबर लगते ही मकान मालिक व अन्य मजदूरों ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार कर उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे तुरंत ही रेफर कर दिया गया है। वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगे पूरी न होने से जहां एक और पटवारी संघ खासा नाराज है, तो वहीं उनकी विभिन्न समस्याओं का निराकरण भी अब तक शासन प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया, जिस पर अपनी नाराजगी जताते हुए मध्य प्रदेश पटवारी संघ के द्वारा पटवारियों की विभिन्न मांग और समस्याओं का निराकरण को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसके माध्यम से उन्होंने पटवारियों की विभिन्न मांगे और समस्याओं का त्वरित निराकरण किए जाने की गुहार लगाई। पटवारियों का आरोप है कि इसके पूर्व भी शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उनकी विभिन्न मांगों और समस्याओं का निराकरण किए जाने की मांग की गई, बावजूद इसके कि उनके आवेदन निवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते समस्त पटवारी काफ़ी परेशान हैं, जिन्होंने आज एक बार फिर ज्ञापन सौंपकर शासन प्रशासन से उनकी मांगों का निराकरण किए जाने की गुहार लगाई। हम लोग जो है पटवारी की जो विभिन्न मांगे जो है यहाँ पे कलेक्टर साहब के पास पहले से लंबित पड़ी हुई है। लगातार हम लोग अपनी मांगों को लिए ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इस बार भी जो हम लोग 8 सूत्रीय मांग कलेक्टर साहब के अवसर रखें, जिससे मुख्य बिंदु मैं आपको बता दूँ ACR जो है 3 साल से लगभग नहीं लिखे गया है। गवर्नमेंट जो है नया नवाचार कर रही है, ऑनलाइन कर दी है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि धरातल पे कुछ नहीं है। उसके कारण हमारे पटवारी की जो स्थायीकरण नहीं हो रहे, इंक्रीमेंट नहीं लग रहे, बहुत सारी समस्या उनको। और एक बताओ भैया की डी वाला मामला है हमारे पास में, जो लगभग 7-8 सालों से चल रहा है, 7 पटवारी का।